नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीनी मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी। संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार ना दे रूस। रूस से चीन ने रोकने की ऐलान की है कि आप जल्द से जल्द हथियार ना दे भारत को इस सिचुएशन में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने चीन को किया इग्नोर, कहा ने दोस्त भारत को जल्द देंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, जो 2021 दिसंबर में मिलने वाला था, अब वो हम आपको आगे बताएंगे कि कब मिलने वाला, जल्द से जल्द। इस बीच अगली बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर। जी हाँ, टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है नेपाल, जानेंगे इसके बारे में। इस बीच बड़ी खबर, भारत की कूटनीति के आगे 50 दिनों बाद झुका चीन। जी हाँ, हम जानेंगे कैसे ये हुआ। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्टर प्लान शुरू हो गया। 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। इस बीच चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत है। कूटनीतिक तरीके से भी पीछे हटने के बाद भी झटका एक पे झटका देगी मोदी सरकार, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इन सबसे बीच इधर कोरोनिल की दवा का देश भर में चर्चा है। आखिर हम बताएंगे कि बाबा रामदेव को लेकर आयुष मंत्रालय ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्यों कही है विशेष सत्र संसद की बुलाने की मांग, तो जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से सफल हुई है और आगे भी कोरोना से पीएम मोदी के नेतृत्व में निपटा जाएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्शाइए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,57,000 को पार। जी हाँ, 4,57,621 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 14,500 के आंकड़े को पार कर गए हैं। इस बीच रिकवर, अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,60,000 के करीब पहुंच चुका है। इस बीच अगर बात करें हम राजस्थान में, तो आज 182 मामले सामने आए हैं, जबकि हरियाणा में 198। इस बीच अगर बात करें आंध्र प्रदेश में भी 497 मामले सामने आए हैं, तो वहीं बिहार में 130 अब तक आ चुके हैं। इस बीच ओडिशा में भी 282 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पुदुचेरी में आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ 60 मामले के सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी मीडिया और चीन ने रूस से कहा है कि जल्द से जल्द इस संवेदनशील मसले पर अभी भारत को हथियार ना दिया जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। भारत और रूस की दोस्ती की बात करें तो चीन अमेरिका और भारत की दोस्ती को तो हजम कर रहा था, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती शायद चीन को हजम नहीं होती है। यही कारण है कि कई ऐसे अड़ंगे लगाने की चीन कोशिश कर चुका है। और इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से पहुंचने से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, खास करके ऐसे सिचुएशन में जब दोनों देशों में टेंशन ज़बरदस्त तरीके से। आपको बता दें कि चीन ने रसिया से मांग की है कि इस सिचुएशन में किसी भी तरीके से भारत को हथियार ना दिया जाए, यानी किसी भी कीमत पर एक भी हथियार इस समय भारत को देना ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि चीन का मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात को दोहराया है कि अगर हथियार देने से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, तो ये इस तरीके की रूस की चीन कह रहा है। लेकिन इन सबसे इतर आपको बता दें कि रसिया ने ऐलान कर दिया है कि दोस्त भारत को जल्द देगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके साथ ही मिग जो फाइटर जेट हैं, जो 30 फाइटर जेट आने वाले, वो भी जल्द देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि S-400 मिसाइल जो अभी तक दिसंबर 2021 में आने वाली थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर माना जा रहा है कि इसी 21 के मई जून तक S-400 जल्द ही जल्द भारत को मिल सकता है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। बहुत 6 महीने पहले S-400 की आने की संभावना जताई गई। रसिया ने भी कहा है कि उसके पहले ही मिग 29 और 12 सुखोई फाइटर जेट जल्द ही वो देने की बात करेंगे, यानी इसी साल के अंदर ये मिग 29 और 12 सुखोई फाइटर जेटों को वो इसी साल दे देगा। आपको बता दें कि 21 मिग 29 खरीदे जाएंगे, जबकि 12 सुखोई फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, यानी टोटल 33 फाइटर जेटों को खरीदने का प्रोजेक्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेके गए हैं। और इसी दिसंबर तक ये सब कुछ आ जाएगा। तो चीन का काल बस कुछ ही समय में आने वाला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। भारत नेपाल सीमा से गायब हो रहे हैं पिलर, नेपाल बढ़ा रहा है बॉर्डर पर टेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा निर्धारण के लिए लगाए गए पिलर्स गायब हो रहे हैं। नो मैंस लैंड पर बस्तियां बसने लगी रही और इसके साथ ही सही कसर राप्ती पूरा कर रही हैं। अनेक पिलर राप्ती की धारा में समा चुके हैं। हालत यह है कि अब नो मैंस लैंड पर तनाव बस्तियां बसने के कारण दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केवल श्रावस्ती से ही मुख्य
वह सब पिलर मिलाकर 24 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। 24 से ज़्यादा खंभे को उखाड़ के फेंक दिया गया। ये सब नेपाल की सेना द्वारा किया जा रहा है और भारत सब कुछ अभी देख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि नेपाल टेंशन बढ़ाने की कोशिश केवल और केवल चीन के इशारे पे कर रहा है, जबकि असल में सच्चाई ये है कि अब नेपाल के खिलाफ ही ज़बरदस्त विरोध नेपाल में होने लगा, नेपाल सरकार के खिलाफ, क्योंकि उधर चीन भी बड़े पैमाने पर नेपाल पर कब्जा किया है, लेकिन उसको लेकर नेपाली सरकार कोई सेंटीमेंट नहीं बात करती। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की कूटनीति के आगे 50 दिनों बाद झुक गया चीन। हम जानेंगे आखिर कैसे। जी हाँ, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर करीब 50 दिनों की तानातानी के बीच आखिरकार चीन अब पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। असलहे, गोले बारूद, हथियार, फौज सब की तैनाती करके उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भरपूर की, लेकिन भारत के सामने एक ना चली। भारतीय सेना ने मजबूती के साथ चट्टान के साथ एक जगह खड़ा हो गए और उसके बाद से आखिरकार चीन को वहाँ से हटना ही पड़ा और 1 इंच ज़मीन पे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि चीन पर भारत ने कूटनीतिक दबाव भी बनाया। सेना के जरिए तो दबाव बना ही, कूटनीतिक दबाव भी बना, जिसके बाद आखिरकार चीन सेना ने जिस जगह पे थे वहाँ से वो हटने को तैयार हो गए हैं। अब वो उसी स्थिति में फिर से चले जाएंगे जहाँ पर विवाद के पहले यानी 3 मई के पहले जिस स्थान पे LAC से बड़ी दूर थे वहाँ पर वो चले जाएंगे। तो ये अपने आप में भारत की कूटनीति का परिणाम है। और जिस तरीके से भारतीयों ने यानी आपने भी जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ट्विटर पर ट्रेंड कराया, चीनी बायकॉट के सामानों का जिस तरीके से आपने ऐप्स को डिलीट किया, इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन कहे ना कहे, लेकिन चीन को ये अंदाज़ा हो गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है और भारत से ही अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे वो रक्षा समझौते के लिए सामान भी खरीदने लायक चीन नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि आप लोगों की ताकत की वजह से आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नया प्लान। 6 जुलाई तक हर घर की होगी स्क्रीनिंग। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 6 जुलाई तक दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। न्यू कोविड रिस्पांस प्लान्स के तहत दिल्ली के सभी जोन्स के घरों की जांच होनी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि 30 जून तक जाँच पूरी कर लेने की तैयारी है। फिर भी अनुमान के मुताबिक 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों के राज्यवार मामले की दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते मंगलवार को दिल्ली में 3,947 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जो कि एक दिन में दर्ज किया गया था। अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा था। हालांकि ये स्टेप काफ़ी अच्छा होगा दिल्ली वासियों के लिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब चीन को कूटनीति और खास करके सेना के मुकाबले झटका देने के बाद अब बिजली उपकरणों के आयात पर भी लगा सकती है भारत सरकार रोक। जी हाँ, एक और झटका। दरअसल गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में। आपको बता दें कि जहां सेना ने LAC पर चीन के भी 40 जवानों को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया, जहन्नम में भेज दिया, तो वहीं अब आर्थिक रूप से भी मोदी सरकार इसको जवाब देने की तैयारी कर रही है। दरअसल अब ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्टों की सूची बन रही है, जिसको भारत सरकार चीन से पूर्णतः बैन लगा देगी, यानी हमेशा के लिए बैन लगा देगी। और भारत में उन सारे सामानों पे टैक्स में थोड़ी छूट दी जाएगी, ताकि उन सारे सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। ये मोदी सरकार करने वाली, इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा और कहीं न कहीं इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोनिल पर बोला उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग, कहा पतंजलि हमसे तो कफ और बुखार की दवा का लाइसेंस मांगा था। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाली पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराने की बात कही। अब तो उत्तराखंड सरकार भी पतंजलि को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने नोटिस जारी करके पूछेगा कि दवा लॉन्च करने की परमिशन कहाँ से मिली। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग के लाइसेंसिंग ऑफिसर का कहना है कि पतंजलि के एप्लीकेशन पर हमने लाइसेंस जारी किया। इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इसमें कहा गया था कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने और कफ और बुखार की दवा बनाने के लाइसेंस ले रहे हैं। विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही इससे पहले राजस्थान सरकार
ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड बताया था। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा था। तो ये अपने आप में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि बाबा रामदेव अगर इस पर पुख्ता सबूत देते हैं हर चीज़ का, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी काम भी कर सकती हैं। फिलहाल ये समय बताएगा, लेकिन हम चलते हैं सबके बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर कांग्रेस ने की संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग। जी हाँ, चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और मनीष तिवारी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर नेपाली संसद बिल पास कर सकती है तो भारत भी संसद का विशेष सत्र बुलाकर विवाद जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा कर सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मतभेद के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सूत्रों के आधिकारिक खबरों से गलत निष्कर्ष निकलता है, इसलिए CWC के दौरान कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसको कांग्रेस पार्टी से पहले कंफर्म किया जा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार से इस्तीफा देने वाले NPP के मंत्रियों को मनाने में जुटी बीजेपी, लाए गए सारे दिल्ली। जी हाँ, मणिपुर में सियासी संकट जारी है। राज्य के N बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के लिए इस समय संकट मोचन का काम हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। वह सरकार के इस्तीफा देने वाले नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक चारों विधायकों की मुलाकात बीजेपी नेतृत्व से कराई जाएगी, जिससे कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में स्थिति को सामान्य किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ पहले दौरे की बातचीत के दौरान NPP के नेता राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव की अपनी मांग पर अड़े रहे, लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि NPP के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व से मिलाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर CBI का शिकंजा कस गया है और उनके घोटालों की CBI ने पोल खोलते हुए जांच बिठा दी गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया 6 महीने के लिए टल सकता है। जी हाँ, इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अपने सारे संसाधनों के साथ प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में लगी है। ऐसे में इस महामारी के समय में चुनाव टालने के प्रबल संभावना है। इस मामले में जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालने की योजना बना रही थी। इसके साथ ही तैयारियां की गई थी। 25 दिसंबर को प्रधानों के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही एक शासन की नियुक्ति कर दी गई। इसके साथ ही पंचायती राज्य विभाग के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पे बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कई चरण में होने वाली गतिविधियों की चर्चा 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार ना तो सरकार के स्तर पर और ना ही पंचायती राज विभाग में इस पर कोई बात हो रही है। इससे जाहिर होता है कि सरकार अभी पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है यूपी के प्रधानों के लिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा पर मिल सकेगी नौकरी। यूपी सरकार ने किया संशोधन। जी हाँ, यूपी में अब विवाहित बेटी परित्याग पुत्री को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित नौकरी की पात्रता श्रेणी में विवाहित पुत्री व परित्यक्ता की बेटी को शामिल करते हुए किए जाने के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया। नहीं, अब खास करके जो दत्तक पुत्री होंगी, दत्तक पुत्री को भी नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दी कि डिलीवरी बॉय से हो जाए अलर्ट। दरअसल कोरोना 50,000 पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दी कि रोजाना 50 से ज़्यादा ऑर्डर पहुंचाता है डिलीवरी बॉय, लेकिन इस बीच आपको बता दी कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और चीन से ये मामला निकल के आया है, जहाँ पर कोरोना डिलीवरी बॉय की वजह से कोरोना के प्रसार का मामला सामने आया है। बीजिंग के लोकप्रिय फूड प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी बॉय कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, तो वहाँ पर भी चीन से तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन में ही डिलीवरी बॉय से दिक्कत है, भारत में भी बड़े पैमाने पर दिक्कत है, तो आप भी अलर्ट रहे। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहा है आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दुनिया भर में 92 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, 92,37,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,76,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 23,91,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, मृतकों की संख्या 1,22,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 11,51,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 52,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है।
इस बीच रसिया में 6,06,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 8500 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 4,56,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 14,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 3,06,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 49,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। पेरू में 2,60,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 8400 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का ये आंकड़ा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।